असलम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और उसके साथ साथ प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। डरते हुए उसने आंखों पर हाथ रखे थे। रात के इस पैर सुनसान रोड पर गाड़ी के टायर की चेक करती हुई बड़े की नागवार आवाज ने कान में हलचल पैदा किया था। आप ठीक हैं? कार से निकलते हुए उसने फिक्र से भरपूर लहजे में पूछा था। उसने घबराते हुए आंखों से हाथ हटाए थे। दोनों अपनी जगह जम से गए थे। वो कुछ पल अपनी जगह सुन सी खड़ी रहने के बाद बगैर कोई परवाह किए दौड़ती हुई उसके गले लगते हुए रोती चली गई थी। मरजान ने संजीदगी से लब बीते हुए उसके सर पर हाथ रखते हुए तसल्ली दी थी। मरजान भाई, हमें ले चले यहाँ से जल्दी, वो हमें ढूंढ लेगा। कामते हुए उसने एक नजर पीछे हॉस्पिटल की जन्म देकर कहा था। मरजान ने बेचैनी से उसके बर्फ की तरह ठंडे हाथों को छुआ। वो बर्फ की तरह ठंडी पड़ रही थी और रंग ऐसे बदल गया था जैसे उसके वजूद से सारा खून मुचल गया हो। प्लीज हमें बचा ले, वो हमें मार देगा। उसके हाथ पकड़ते हुए वो घबराकर बार बार आसपास देख रही थी, जैसे किसी के आने का खौफ हो, जैसे कोई एक पल में उसे यहाँ से दोबारा किसी ऐसी जगह ले जाना चाहता हो जहाँ जाने से वो ग्रेस कर रही थी। मरजान ने स्पॉट नजर से सामने दूर तक नजर दुहराई, मगर कोई भी ऐसा नहीं था जो उसे तलाश रहा होता। अब गाड़ी में बैठे। जैसे सर को हामी हिलाते हुए वो गाड़ी में बैठी थी, चादर से खुद को अच्छी तरह छुपाया था। नजरें अब भी इसी रास्ते पर टिकी हुई थी। वो थर थर कांप रही थी, उसकी टांगें लजर रही थी। मरजान ने हमदर्दी से उसे देखा और फिर कार स्टार्ट की। उसका रुख आदमी मैंशन के जन्म था। उसके जहन में ढेरों सवाल थे, मगर उन सब के जवाब उसे मैंशन पहुंच कर ही मिलने वाले थे। इसलिए उसने इन सवालात को पूछना फिलहाल जरूरी तस्वर ना किया था। वो सिर्फ उससे दूर भागना चाहती थी, बगैर ये ध्यान में लाए कि वो तो उसकी किस्मत में लिखी जा चुकी थी। वो कैसे भाग सकती थी उससे दूर? वो तो उसके नकाम में थी। वो संजीदगी से तेज कदमों के साथ आईसीयू की तरफ बढ़ रहा था। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा ही था कि जब डॉक्टर फाहड़ा बीच में आई थी। सॉरी सर, उन्हें अभी नींद का इंजेक्शन दिया है। वो बार बार कह रही थी कि उसे नींद नहीं आ रही, इसलिए करना पड़ा। वो फिलहाल सो रही हैं, बेहतर होगा कि उसे आराम करने दिया जाए। डॉक्टर फाहड़ा की बात सुनकर उसने संजीदगी से ग्लास विंडो से अंदर देखा था। डॉक्टर फाहड़ा उसकी जगह एक और पेशेंट को शिफ्ट किया था, जो दूसरी जानब रूम और चैन की नींद सो रही थी। शाबेज की कुशादा पेशानी पर बल पड़े थे। वो पूरी दुनिया की भीड़ में उसे पहचान सकता था। आईसीयू का दरवाजा ताती से खोलकर बंद दाखिल हुआ था। उसकी जगह किसी और लड़की को बेड पर देख कर उसकी आंखें सुर अंगारा हुई थी। उसने कैर बरसाती नजर से डॉक्टर फाड़ा को देखा था, जो उंगलियां मरोड़ते हुए खौफ से मुसलसल नजरें यहाँ वहां दुहरा रही थी। कहाँ है वो? लहजे में कहा कि सर्द मैडी थी, मगर लहजा जड़हाना था। डॉक्टर फरार ने होंठ पीछ कर नजर उठाए। उसकी शोला आंखों में देखा, जिनमें सुर्खी फैल रही थी। वो भाग गई है। कहाँ गई ये मुझे नहीं पता, मैं कसम खाती हूँ मुझे नहीं पता। नजरें फर्श पर करते डॉक्टर फाड़ा ने सहमे हुए अंदाज में कहा। उसके पेशानी पर बल पड़े थे। कठोर नजर से डॉक्टर को देखकर वो आईसीयू से बाहर निकला था। डॉक्टर फाड़ा भी उसके पीछे तेज कदम से चली थी। सर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। वो बहुत डरी हुई थी और बार बार मुझसे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं उन्हें किसी भी तरह यहाँ से निकालूं। मैं क्या करती सर? प्लीज रुक जाएं, इंचार्ज से कुछ मत कहिएगा प्लीज सर। वो संजीदगी से रुका था। डॉक्टर फाड़ा के कदम भी ठहरे थे। अगर इस दौरान में उसे एक खरोच भी आई ना, वो जुमला अधूरा छोड़कर जुबैर को कान मिलाता हुआ हॉस्पिटल से बाहर निकला था। डॉक्टर फाड़ा ने सामने नजर से जुनूनी शख्स को देखा था। जुबैर कुछ ही देर में गाड़ी लेकर वहां पहुंचा था। वो उसे ढूंढने निकल गए थे। आई स्वेयर अशीक, उसकी सजा आपको जरूर मिलेगी। गाड़ी की ग्लास विंडो से बाहर देखते हुए उसने सरगोशी की थी। सारा सफर खामोश में गुजरा था। इस लड़की ने एक बार भी पूछने की जहमत नहीं की थी कि उसे कहाँ लेके जा रहा है। वो बात इस शख्स से कहीं दूर भाग जाना चाहती थी, और शायद यही हो रहा था, या फिर यह सिर्फ उसका भ्रम था जो कुछ ही वक्त में टूटने को था। ये तो खुदा ही जानता था। गाड़ी के लिए गार्ड ने कादमी मंशा का हैवी गेट खुला था। वो होनक सी बनी किसी गैर मरे नुक्ते को ढूंढने में मसरूफ थी। मरजान ने गाड़ी पार करते हुए संजीदगी से उसको जन्म देखा था, जो साकत बैठे किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। मरजान ने गला साफ करते हुए उसके जन्म देखा था। उसकी तरफ देखते हुए सॉरी कहकर उसके गेट खोलने पर नीचे उतरी थी। कादमी मैंशन आज रोशनी में नहलाया हुआ था। वैसे इस वक्त सब सो चुके होते थे, मगर आज बहुत वक्त बाद सुहेल सबके जूम कर जिंदा सलामत लौटने की खुशी में कोई जल्दी नहीं सोया था। सब पोर्च में बैठे कुछ गुबारी से गुफ्तगू में लूस थे। अशीर ने घबराकर उसका हाथ थामा था। मरजान के लिए भी वो छोटी बहन की तरह ही थी। जब भी वो सिद्दीकी साहब के यहाँ जाता था, वो खुशदिली से उसे मिलती थी। मरजान ने उसके हाथ को थामे हुए पोस्ट में कदम बढ़ाया ही था कि सबने उसके जन्म देखा था, और फिर इस खूबसूरत नकू चेहरे की मालिक लड़की की जानब जरा कॉफी का कप डालते हुए रुकी थी। उसने अशुती नजर मरजान के हाथ पर डाली थी, जो अशीक का हाथ थामे खड़ा था। उससे लड़की के चेहरे पर वाज़ा घबराहट थी। मरजान भाई, आप हमें अपने घर क्यों लाए हैं? वो धीमे लहजे में घबराहट का शिकार बोले। उसका जवाब बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। इतना कहकर मरजान ने आगा साहब के कमरे का रुख किया। वो शायद अपने कमरे में थे। सबकी नजरों ने उनका पीछा किया था। किसा बेगम उठकर उनके पीछे चल दी थी। जारा कुछ ही फासले पर खड़ी उन्हें देखती रह गई थी। दरवाजे पर नॉक करते हुए मरजान दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगा। अशीक घबराते हुए कभी दरवाजे को देखती तो कभी मरजान को। शहनशाह साहब भी आगा जान के कमरे में उनसे किसी मौजूद पर मोहित गुफ्तगू थे जब मरजान ने दस्तक दी थी। आगा सामने दरवाजा खुला था। अगले ही लम्हे वो अपनी जगह पर जम से गए थे।
अशीन ने घबराते हुए मरजान का हाथ पकड़ा था। आगा साहब उसे कैसे ना पहचानते, उसकी मासूमियत से भरपूर सबस आंखें वो कैसे भूल सकते थे। मेरी बच्ची, आगा साहब ने मरजान की तरफ बेयकीनी से देखते हुए पूछा था। मरजान ने धीरे से सर को हाँ में हिलाया था। अशीन ने डरते हुए मरजान के पीछे हुई थी। किस्सा बेगम ने नासमझी से इस लड़की को देखा और फिर आगा साहब को देखा था। आप पूछ रही थी ना कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया, इसका जवाब आपको चाचू बताएंगे, मरजान ने अशी को देखते हुए कहा। अशी ने तासफ से आगा साहब को देखा था, जिनकी आंखों से बेताशा आंसू जारी हुए थे। शहनशाह साहब ने पहले एक सख्त नजर इस लड़की पर डाली, जो सादा से लिबास में मलबूस मासूम हसीन नकुश की मालक थी। उन्हें देखकर वह सराय से सर पर चादर दुरुस्त कर गई थी। शहनशाह के लबों पर मुतबस्सम बिखरा था। अशी ने उनकी आंखों में अपने लिए फहर देखा था। इस वक्त सब कुछ अशी की समझ से बाहर था। वो यहाँ किसी को नहीं जानती थी सिवाय मरजान के, और इसलिए वो इसी को बार बार देख रही थी। यह लड़की कौन है आगा? आखिरकार किस्सा बेगम ने खामोशी तोड़ी थी। शहनशाह साहब ने आगा साहब को देखकर सर को तासुब से हिलाया था। ये मेरी बेटी है किस्सा, बस यही सुनने की देर थी। वो दिल तेजी से धड़क रहा था। एक अशीका और एक किस्सा दो दिल तेजी से धड़के थे, एक अशीका और एक किस्सा बेगम का। अशीक ने बेयकीनी से आगा साहब को देखा था, जबकि किस्सा बेगम की आंखों में नमी पैदा हुई थी। अपनी बेगम और बाकी सब जानने और सुनने के मुंतजिर थे। आगा साहब ने बोलना शुरू किया। हाँ, सबने सही सुना, ये लड़की मेरी बेटी है। मैं इतना कठोर दिल कैसे हो गया था जब मैं इस मासूम सी बच्ची को यतीमखाने में ये कहकर छोड़ दिया कि उसके माँ बाप मर गए हैं। मैं नहीं जानता ये पछतावा मुझे जिंदगी भर रहेगा। मैं पूरी जिंदगी इस बच्ची को ढूंढता मारा मारा फिरूंगा। सारे जटते हुए आगा साहब ने अशी की जन्म देखा था, जिसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। ऐसे कैसे कर सकते हैं तुम? ऐसे कैसे कर सकते हो तुम आगा? मैंने पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए वक्फ कर दी और तुमने धोखा दिया मुझे। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो आगा? कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? और तुम इस नाजायज लड़की को। किस्सा बेगम की बात सुनकर अशी की आंखों से एक आंसू टूटकर उसके गाल पर गिरा था। आगा साहब की आंखों में आंसू के साथ सुर्री उभरी। नाजायज नहीं है, मेरी औलाद है, मेरी बच्ची है, और निकाह किया था मैंने, गुनाह नहीं किस्सा। और खबरदार अगर तुमने मेरी औलाद के लिए दोबारा ऐसा घटिया अल्फाज का चुनाव भी किया। आगा साहब ने सर तासात के साथ किस्सा बेगम को चुप करवाया था। वो मारिया का हाथ पकड़ती हुई उसे वहां से खींच कर ले गई थी, जबकि मारिया तीखी नजर से अशीक को देखना नहीं बोली थी। अशीक ने नम आंखों से आगा साहब को और फिर शहनशाह साहब को देखा। शहनशाह साहब उसके सर पर हाथ रखते उसे तसल्ली देते हुए किस्सा बेगम और मारिया की तरफ बढ़ गए थे। आपने बेगम और साले भी उनके साथ गए थे। आप हमारे बाबा हैं, आप सच कह रहे हैं? अशी ने डरते डरते पूछा था, जबकि लफ्ज बाबा पर आगा साहब की आंखें बढ़ रही थी। उन्होंने नीचे झुकते हुए उसे छोटी सी पेशानी पर बोथा दिया था और उसे सीने से लगाया था। अशी ने रोते हुए उनके सीने से लगी हिचकियां ले रही थी। यही तो उसकी मासूमियत थी। उसने आगा साहब से उसे यूं छोड़ जाने की शिकायत नहीं की थी। वो तो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। जहाँ एक तरफ बाप को खोने का सदमा था, उसके दिल को रेजा रेजा कर रहा था, तो वहाँ अपनी फैमिली से दोबारा मिलने पर उसे सुकून मैसर आया था। उस शख्स को तो भूल गई थी जो उसे दीवानों की तरह इस वक्त सुनसान सड़कों पर ढूंढ रहा था। आगा साहब ने आज के लिए अशीक को अपने साथ रहने का कहा था। वो अपनी बेटी से जी भर बातें करना चाहते थे, उसे सब बताना चाहते थे। वो थोड़ी हिचकिचाहट के बाद मान गए थे। एक हफ्ते बाद जुबैर हाथ में ब्लैक फाइल थामे कमरे में दाखिल हुआ था। कमरे का मंजर चौंका देने वाला था। वो कमरा जो कभी खूबसूरती की मिसाल हुआ करता था, आज बिल्कुल बिखरा हुआ था। सारा सामान किसी बेदर्दी से जमीन बोस किया हुआ था। कमरे के कोने में नीचे बेड से टेक लगाए वो सर बेड पर गिरा स्मोकिंग कर रहा था। सर, ये क्या हाल बना लिया है आपने अपना? पूरी दुनिया के लिए एक आइडियल बिजनेस टाइकून है आप, इस तरह एक मामूली सी लड़की के लिए अपना ऐसा हाल कैसे कर सकते हैं? सुबैर ने उसके करीब नीचे बैठते हुए तासुब से कहा। उसे नजरें फर्श से उठाकर उसकी जन्म देखा था। सुबैर एक पल को शक हुआ। आज इन नीली पुरकशिश आंखों में जरा भी पुरकशिश नहीं थी। एक अशीक में हारा हुआ शख्स था, उसमें फगार ये इश्क हो चुका था। इश्क ने उसे घायल कर दिया था। सर प्लीज, आप खुद को संभाले। आप कैसे भूल सकते हैं कि अब शाहवीर हैदर शहराजी हैं, जिसे दुनिया आइडियल की नजर से देखती है? वो सर झटकता हुआ बेड पर सर गिराए हुए आंखें मीच चुका था, और वो उसे फिर से याद आई थी जिस रात वो उसे मिली थी। यहाँ आओ। क्यों आए? उसे तीखी नजर से देखते हुए वो घबरा कर उठते हुए बोली थी, जो उसे अपने पास लेटने की पेशकश कर रहा था। यहाँ आओ। इस बार सख्ती से हुक्म सादा किया गया था। वो घबरा कर उसको देती हुई उसके पास आकर लेटी थी। दिल शिद्दत से धक धक कर रहा था। उसके कान से थाम कर उसका सर अपने मजबूत बाजू पर रखते हुए वो उसके चेहरे पर बिखरे हुए बालों की लिट से खेलते हुए मुस्कुराया। आपका नाम क्या है? अचानक सवाल पर वो आंखें सूखते उसे देख चुका था। इस पर वो सटपटा कर आंखें घुमा के दी। हम क्या बुलाएंगे आपको? कुछ देर बाद वो फिर बोली पड़ी। शायरी, वो स्पाट लहजे में बोला। ये कैसे नाम हुआ? उसकी आंखों में देखते हुए बोली, जिस पर वो मुस्कुरा दिया था। एक आंसू टूट कर उसकी आंख से बेडशीट में जज्ब हुआ था। जुबैर ने लब बीच कर उसे देखा, जो माजी से नहीं निकल पा रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, इस लड़की को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। एलेक्स से बात हुई तुम्हारी? कब की मीटिंग है? वो संजीदगी से कहते हुए वार्डरोब की तरफ बढ़ा था। जुबैर ने मुस्कुराकर उसको देखा था। सर, आज 2 बजे है। ठीक है, अरेंज कर दो, मीटिंग कैंसिल नहीं होगी। जी सर, वो मुस्कुराते हुए कहकर फाइल उसके हवाले करने के बाद वहां से जा चुका था।
अशीक ने धीरे से आंखें वाकी थी। जारा कमरे की विंडो से पर्दे हटा रही थी। गुड मॉर्निंग, उसे उठते हुए देखकर जारा ने मुस्कुराकर कहा। वो भी गुड मॉर्निंग कहते हुए मुस्कुराई थी। आप फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। जारा ने वार्डरोब से उसके लिए ड्रेस निकालते हुए कहा। अशीक ने ड्रेस लेते हुए उसका हाथ पकड़ा था। क्या हुआ? जारा उसके करीब बैठते हुए बोली। छोटी मामा अभी तक नाराज है हमसे, हम उन्हें कैसे मनाएंगे आप बताओ। जारा उसकी मासूमी पर खुलकर मुस्कुराई थी। वो ठीक हो जाएंगी, उन्हें थोड़ा टाइम दो। और आप तो हो ही इतनी क्यूट, आपसे कोई कैसे नाराज हो सकता है। चले अब जल्दी से रेडी हो जाए, मैं नाश्ता भिजवा देती हूँ। जी। अशीक फ्रेश होने चली गई थी और जारा कमरे से बाहर ही निकली थी कि जब उसे मर्जा ने खींचकर एक जालिम किया था। क्या बदतमीजी है ये? जारा ने उसकी आंखों में देते हुए मुस्कुराकर पूछा। आपके पास अपने शोहर के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है जारू? उसके गाल को खींचते हुए वो मुस्लिमी हफ्की से बोला। पर जारा ने आंखें सुखी थी। कम ऑन, कोई नहीं देख रहा। उसके कान पर जुतवे मर्जा ने धीरे से सरगोशी की थी। जरा पहले तो मुस्कुराई, मगर फिर पीछे से आते हुए जुनैरा को देख उछली थी। मर्जा ने मुड़कर पीछे देखा था। जुनैरा मुस्कुराई थी जरा को देखकर और फिर मुंह पर हाथ रखते हुए वहां से फौरन निकल गई थी। पीछे हटना शर्म नहीं आती आपको? उसे कान से पीछे हटाती हुई शर्म से लाल होते हुए वहां से भाग गई थी, जबकि मर्जान ने कड़े तेवरों से जाते हुए जरा को घूरा था। हरव ने बेमजा होकर आंखें खोली थी। उसके मुताबिक यह मनूस दाइम था जो उस पर से ब्लैंकेट खींच चुका था, मगर सुनैरा को देखकर उसकी आंखें खुली थी। 11 बज रहे हैं, आप वापस नहीं जाना तो ना जाए, लेकिन इतनी देर सोए मत। लेकिन इतनी देर सोए मत रहे, दादा साहब ने देख लिया तो नाराज होंगे। ब्लैंकेट को दुरुस्त करते हुए बेड पर रखते हुए वो मसरूफ सी बोली। हरव ने बेतासा नजर से उसको देखा। उसकी ड्रेसिंग एकदम से बदल गई थी। अब तो वो ना जीन्स पहनती थी, वो ना शॉर्ट शर्ट्स, उसके रवैये में भी तब्दीली आ रही थी वो, और इसके लिए शायद वो उसके दिल में मुकाम बनाने में कामयाब भी हो रही थी। मिस्टर कपूर की आज इंडिया की वापसी की फ्लाइट थी। वो जल्दी से पैकिंग करने में मसरूफ था, क्योंकि अब तक जो कुछ उसने किया था उसे अब उनका अंजाम करीब होते हुए नजर आ रहा था, इसलिए वो पाकिस्तान फरार होने के तगो में था। हेलो रिचर्ड, बोलो। कपूर, कहाँ हो तुम? जानते हो लुसीफा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, जानते हो रिचर्ड? में इसलिए पाकिस्तान से फौरन भारत जा रहा हूँ। क्या कहा? तुम वापस जा रहे हो? और मिशेल का क्या हुआ? मिस्टर रिचर्ड ने दांत पीसते हुए कहा। मुझे तुम्हारे किसी मिशन में काम नहीं करना। तुम जानते हो लुसीफर कितना जालिम और शातिर है। उस दिन तो जैसे तैसे बच गया, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं दोबारा अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। काल काल करते हुए कपूर ने फुनकरा कर कहा, जबकि उस समाते में बीप्स की आवाज पड़ी थी। ड्राइवर, गाड़ी रोको। वो चिल्लाया था। ड्राइवर ने एकदम से गाड़ी को ब्रेक्स लगाए थे। एक जोरदार धमाका हुआ था और गाड़ी में आग भड़क उठी थी। आग में झुलसती हुई गाड़ी आग चुभकते ही तबाह हुई थी। कुछ फासले पर चलता हुआ मगरूर चेहरे से व्हाइट हुड हटाते हुए अपने मगरूराना अंदाज में मुस्कुराया था। आसमान पर बादल गरजे थे और तेज बारिश शुरू हुई थी। वो संजीदगी से बगैर बारिश की परवाह किए वीरान सड़क पर चल दिया था। बारिश ने उसको बेगोर दिया था। मैं जिस दिन बुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आड़ी होगा मेरी जिंदगी का। उसके जादू में गुमसुम वो भीगी सड़क पर चलता जा रहा था। हमने नोटिस किया है कि जब आप हमें लेने आए थे सब लड़कियां हमको देख रही थी। हमें बुरा लगा, अब सिर्फ हमारे फ्रेंड्स हो। वो लफ्जों को तोड़ते हुए आहट में हिचकिचा कर बोली थी, जबकि लफ्ज फ्रेंड पर वो बस मुस्कुराहट जब्त कर गया था। उसके बात याद करते हुए मोहब्बत से मुस्कुराया था। साथ ही उसकी बेवफाई याद करके वो संजीदा होगा किसी तरह बड़ी सी आसानी के साथ उसे छोड़कर गई थी। कितना मजबूत समझता था वो खुद को। एक लड़की के जाने से खुद को तबाह कर बैठा था। उसके फोन की रिंगटोन बजी थी। कान में ब्लूटूथ लगाकर वो सड़क पर चलता गया था। क्या हुआ? अपनी महबूबा को ढूंढ रहे हो? एक हफ्ते से उसके कदम ठहरे थे। वो मेरे पास है लूसीफर, तुम्हारी महबूबा पिछले एक हफ्ते से मेरे साथ है। हा हा हा। मिस्टर रिचर्ड की ये बात उसे अंगारे की तरह सुलगा गई थी। झूठ, वो संजीदगी से बोला था। मकसद शायद तेज दर्द दिल को तसल्ली देना था। एक हफ्ते से ढूंढ रहा है ना तुझे, वो क्यों नहीं मिले? क्योंकि वो मेरे पास है। अगर उसे जिंदा सलामत देखना चाहते हो तो मेरे पास इसी वक्त आओ। खुद को सरेंडर करो, वरना तेरी आशिकी के साथ मैं वही करूंगा जो मैं अपनी अपनी गंदी जुबान से उसका नाम तक नहीं लेने दूंगा तुम्हें। उसका याद रखना, अगर उसमें थोड़ी सी भी आंच आई तुम्हारी हाक भी नहीं बचेगी। वो साथी से कहता हुआ दांत को चुचा कर बोला था। उसकी खून छलकती नजरों ने दूर से आते हुए ब्लैक कार को देखा था। इस कार में चुपचाप बैठ जाओ और यहाँ आ जाओ। याद रखना, अगर तुमने कोई चालाकी की या मेरे आदमियों को मारा पीटा, तुम्हारी आशिकी के साथ क्या होगा तुम सोच नहीं सकते। मिस्टर रिचर्ड ने कमिंदगी से कहकर फोन कॉल कट गई। वो संजीदगी से सामने रुकती हुई कार में बैठा था। दो गार्ड ने बिला झिझक उसे गन पॉइंट पर किया था, जबकि तीसरे गार्ड ने उसके हाथ में हथकड़ी लगाई थी। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मैं ये दूसरा जो चैनल है वो भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। उसके ऊपर भी बहुत अच्छा नावल जो है ना वो मैं अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आप वो पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें।